चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 18 एंड सेक्शन 19 ऑफ पेटेंट एक्ट। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखे थे सेक्शन 17 तक, जिसमें बात की गई है पावर ऑफ कंट्रोलर की। मतलब कुछ ऐसे स्पेशल पावर्स जो कंट्रोलर को दी गई हैं, या कंट्रोलर के पास ऐसी कौन कौन सी पावर्स है उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 15 से 16, 17। और आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 18, जो कि बात करता है पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ एंटिसिपेशन। मतलब एंटिसिपेशन, देखिए हमने देखा था सेक्शन एंटिसिपेशन का आता है सेक्शन 13। अगर आप नहीं जानते हैं एंटिसिपेशन क्या होता है, तो आप ऊपर दिए गए लिंक, यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा होगा आई बटन में, जिसमें हमने पहले वीडियो में बात किया है सेक्शन 13 एंटिसिपेशन क्या होता है। छोटा सा इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, जो हमारी पेटेंट एप्लीकेशन की नॉवेल्टी को खत्म कर सकता है, वो होता है एंटिसिपेशन। तो सेक्शन 18 की वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन के में आपको लिंक मिल गया होगा। चलिए, अब एंटिसिपेशन के केस में पावर क्या है कंट्रोलर के पास वो समझते हैं। देखिए, अगर आप वो वीडियो देखकर आ चुके हैं तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि एंटिसिपेशन क्या होता है। तो सबसे पहला जो एंटिसिपेशन होता है वो होता है प्रीवियस पब्लिकेशन के केस में। अगर प्रीवियस पब्लिकेशन से एंटिसिपेशन आ रहा है, तो कंट्रोलर यहां पर क्या कर सकते हैं। कंट्रोलर के पास यहाँ पर पावर है। कंट्रोलर क्या बोलेंगे, वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, आपको रेफर करेंगे या आपको डायरेक्ट करेंगे। ही कैन डायरेक्ट यू टू आइदर अमेंड योर एप्लीकेशन, और इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप ये वीडियो से नोट्स बना रहे हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कंट्रोलर कैन डायरेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, यू टू amend your application up to his satisfaction level। मतलब इस तरह से आपको अमेंड करना है कि वो सेटिस्फाई हो जाए कि अब इस एप्लीकेशन पर उस प्रीवियस पब्लिकेशन से एंटिसिपेशन नहीं आ रहा है। या फिर योर एप्लीकेशन कैन बी रिफ्यूज्ड, बट अंटिल, अगर आप उनको ये प्रूफ कर दें और ये साबित कर दें, अंटिल यू प्रूव that the publication date of that previous publication is same as your date of application, date of filing of application।
मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन पर किसी प्रीवियस पब्लिकेशन के कारण अगर कोई एंटिसिपेशन आ रहा है तो कंट्रोलर आपको क्या बोलेंगे, भैया आप अपनी एप्लीकेशन को अमेंड करिए, नहीं तो मैं इसको रिफ्यूज कर दूंगा। बट अगर आप उनको ये प्रूफ कर देते हैं कि भैया ये जो मेरी एप्लीकेशन की डेट है ना फाइलिंग की, ये वही है, उसी दिन वो पब्लिकेशन हुआ है, तब आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एप्लीकेशन जो आपने फाइल की है वो एज इट इज चलती रहेगी। सेकंड, एक एंटिसिपेशन आता है प्रायर क्लेम। अगर ऐसा कोई एंटिसिपेशन आता है प्रायर क्लेम से तो कंट्रोलर आपको क्या बोलेंगे? पहला, वही आपको डायरेक्ट करेंगे कि यू आइदर अमेंड योर क्लेम और रिमूव इट, या तो आप उस क्लेम को अमेंड कीजिए या उस क्लेम को हटाइए, अदरवाइज आई विल और आई विल रिफ्यूज योर एप्लीकेशन। बट अंटिल you prove that but if you prove that the date of priority of that claim is same as that of date of priority of claim in your application। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अगर किसी प्रायर क्लेम से आपकी एप्लीकेशन पर एंटिसिपेशन आता है तो कंट्रोलर आपको क्या बोलेंगे कि भैया या तो एक क्लेम को अमेंड करो या हटाओ, नहीं तो मैं आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर सकता हूं। बट अगर आप कंट्रोलर को ये सेटिस्फाई कर देते हैं कि सर जो पुराने क्लेम की जो प्रायोरिटी डेट है वही डेट मेरे क्लेम की भी प्रायोरिटी डेट है। देखिए क्लेम की प्रायोरिटी डेट क्या होती है, अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो पुरानी हमारी वीडियोस का एक लिंक है, वो ये आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियोस में। सेक्शन 11 प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम्स क्या होती है। तो चलिए, तो अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि उस पुराने एप्लीकेशन के प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम और मेरी प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम सेम है, मतलब उस एप्लीकेशन में जो क्लेम की प्रायोरिटी डेट है और मेरी एप्लीकेशन में जो क्लेम की प्रायोरिटी डेट है वो सेम है, मतलब एक ही दिन पर पहली बार फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज हुए हैं, तो उस केस में आपको एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। यहां पर नोट बना के बन लिखेगा, इन दिस सिनेरियो कंट्रोलर will put reference in each other application।
मतलब मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन है A1 और एक एप्लीकेशन है A2। मान लीजिए A1 एक पुरानी एप्लीकेशन है, ये मेरी एप्लीकेशन है A2, और A1 का कोई क्लेम है जो A2 में है, और मतलब मेरा जो क्लेम मैंने A2 एप्लीकेशन में फाइल किया है वही क्लेम किसी A1 एप्लीकेशन में है जो उसी दिन फाइल किया गया था। तो कंट्रोलर क्या करेंगे कि मेरी एप्लीकेशन का रेफरेंस इस एप्लीकेशन में डालेंगे और A1 का रेफरेंस मेरी एप्लीकेशन में डाल देंगे। दोनों एप्लीकेशन में इंटर रेफरेंस डल जाएगा कि इन दोनों एप्लीकेशन में सेम डेट पर सेम क्लेम फाइल हुआ है, पर वो एंटिसिपेट नहीं माना जाएगा। भविष्य में अगर ऐसा कुछ भी हुआ कि कोई इनमें से कोई एक एप्लीकेशन रिवोक हो गई या एक एप्लीकेशन इनवैलिडेट हो गई, तो दूसरे में से उसका रेफरेंस हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सेक्शन 19 पर। बहुत ही दिलचस्प सेक्शन है। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, अभी तक हमने देखा था कि जो एंटिसिपेशन था वो एक एप्लीकेशन से एप्लीकेशन में आ रहा था, बट ये जो सेक्शन है ये है पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। मतलब देखिए, इन केस ऑफ पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट मतलब स्वाभाविक तौर पर इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, इसको छोटे से शब्दों में हम समझ लेते हैं। इन्फ्रिंजमेंट मतलब अगर आपके पास कोई पेटेंट है और वो ग्रांटेड पेटेंट आपका है, तो आप जानते हैं कि पेटेंट का मतलब ये है कि आपकी परमिशन के बिना आपके उस इन्वेंशन को कोई यूज नहीं कर सकता। बट अगर कोई करता है आपसे बिना परमिशन के, तो उसको बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट, मतलब आपके अधिकारों को खनन किया गया है। चलिए, बट यहाँ पर क्या मतलब है इसका। मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं कि मैंने एक एप्लीकेशन फाइल की। आई फाइल एन एप्लीकेशन विद सर्टेन क्लेम। मैंने उसमें कुछ क्लेम फाइल किए, एक नहीं क्लेम्स, एक से ज्यादा क्लेम्स फाइल किए। बट ऑन एग्जामिनेशन इट वाज फाउंड, मैं मुझे एग्जाम जब मेरी एप्लीकेशन पे एग्जामिनेशन हुआ तो ये पता चला दैट आई एम इन्फ्रिंजिंग ऑलरेडी ग्रांटेड क्लेम्स। मतलब ये पा गया कि मैंने जो अपने क्लेम्स फाइल किए हैं उसमें कोई ऐसा क्लेम है जिसको मैं इन्फ्रिंज कर रहा हूं। मतलब इन्फ्रिंज क्यों, क्योंकि वो क्लेम पहले ही किसी को ग्रांट हो चुका है पेटेंट एप्लीकेशन में। तो उस केस में कंट्रोलर क्या बोलेंगे, कंट्रोलर विल डायरेक्ट मी टू आइदर रिमूव दैट क्लेम, या तो मुझे हटाने के लिए बोलेंगे या फिर मुझे बोलेंगे भैया इसको अमेंड करो ताकि उस स्कोप से बाहर आ जाए। तो अब मेरे पास दोनों ही ऑप्शन है, बट हो क्या रहा है कि अगर मैंने उस क्लेम को हटाया या अमेंड किया तो मेरी इन्वेंशन प्रॉपरली काम ही नहीं कर पाएगी। बट इफ आई satisfy द कंट्रोलर with the fact that my invention
cannot can't work properly without this claim. और अगर इसको और समझें तो विदाउट पोटेंशियली इंफ्रिंजिंग द पेटेंट, मतलब उसको इंफ्रिंज किए बिना मेरी ये एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क ही नहीं करेगी। और अगर कंट्रोलर इस बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो व्हाट ही विल डू, ही विल, मान लीजिए ये एक पेटेंट है जो कि ग्रांट है, वो थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये एक पेटेंट है। देखिए पेटेंट का मतलब ही है कि वो एक ग्रांट है, अदरवाइज उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। तो वो क्या करेंगे, इसका रेफरेंस मेरी एप्लीकेशन में डालेंगे। देखिए एक ध्यान दीजिएगा इस बात पे, सिर्फ उस पेटेंट का रेफरेंस मेरी एप्लीकेशन में डलेगा, मेरी एप्लीकेशन का रेफरेंस वहां नहीं डलेगा इस बार, क्योंकि वो पहले से ग्रांटेड पेटेंट है। बट ये जो रेफरेंस है जो मेरी एप्लीकेशन में डला है उस पेटेंट का, वो हट सकता है, कुछ रीजन अगर हमको मिल जाते हैं। क्या? दिस रेफरेंस कैन बी रिमूव्ड इफ, पहला, that patent cease to have effect, मतलब वो पेटेंट या तो एक्सपायर हो गई, 20 साल खत्म हो गए, या उस पेटेंट का रिन्यूअल ही फाइल नहीं किया गया, मतलब वो पेटेंट एक तरह से सीज टू हैव इफेक्ट हो गया। सेकंड, या फिर दैट पेटेंट हैज बीन रिवोक्ड, मतलब या तो उसके ऊपर कोई केस हुआ, कोई सूट फाइल हुआ और वो पेटेंट को इनवैलिडेट किया गया या रिवोक ही कर दिया गया, तो उस केस में वो रेफरेंस हट जाएगा। तीसरा बहुत मेजर रीजन, दैट आइदर इफ हाई कोर्ट फाउंड इन प्रोसीडिंग्स that the application is not infringing the patent at all। अगर हाई कोर्ट ये मान लेता है कि भैया ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है, तो हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि ये रेफरेंस को हटाया जाए। तो ऐसे केस में ये तीन कारण हैं जिसमें ये रेफरेंस हट सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 18, सेक्शन 19। अब आगे के सेक्शन, सेक्शन 20 एंड 21 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम देखते हैं यही सेक्शंस हमारे एक्ट के माध्यम से। चले देखिए, पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ anticipations, where it appears to the controller that invention so far as claimed in claim of the complete specification has been anticipated in the manner subsection 13 clause 1, that is subsection 1 of clause A of subsection 1 or subsection 2, that is by prior previous publication, shows that the satisfaction of the controller that the priority date of the claim of his complete specification is not later than the date on which the relevant document was published।
or to amend his complete specification to the satisfaction of the controller. Or if the applicant shows that satisfaction that the priority date of claim is not later than the priority date of the claim of the said other specification, or complete specification is amended. Or if it appears to the controller as a result of investigation under section 13 that the invention so far as claimed in any of the applicant's complete specification has been claimed in any other complete specification referred to clause A, that such other complete specification was published on or after the priority date the applicant's claim, unless then it is shown to the satisfaction of the controller that the priority date of the applicant's claim is not later than the priority date of the claim of that specification, shall apply thereto in the same manner as they apply to a specification published on or after the date of filing of applicant's complete स्पेसिफिकेशन। ऐसे केस में वो रेफरेंस फाइल करेंगे। चल, in case of potential infringement, if in consequence of the investigation required that under this act, it appears to the controller that an invention in respect of which an application for a patent has been made cannot be performed without substantial risk of infringement of a claim of any other patent, not application, patent, he may direct that a reference to that other patent shall be inserted in the applicant's complete specification by way of notice to the public. That means इसका publication भी होगा इस बात का। Until unless within such time as may be prescribed, the applicant shows to the satisfaction that the controller that there are reasonable grounds for contesting the validity of the said claim of the other patent, or the complete specification is amended to the satisfaction of the controller. Where after a reference to another patent has been inserted in persons of direction under subsection 1 that the other patent is revoked or cease to be in force, or specification of that patent is amended by the deletion of relevant claim, or it is found proceeding before the control court or the controller that the relevant claim of that patent is invalid or is not infringement by any working of the applicant invention, controller may on the application of applicant delete the reference to that other patent. तो यहां पर आप एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, जो कि हम चलते हैं, हम जोड़ भी लेते हैं। यहां पर आप एक पॉइंट इसके साथ यहां पर और जोड़ सकते हैं, अगर इफ द क्लेम इन अदर पेटेंट, जो पहला पेटेंट है, इज अमेंडेड, या तो वो वहां पर अमेंड हो जाए और वहां से रिमूव हो जाए तो भी रेफरेंस हट सकता है। तो ये चौथा केस और है जो आप इसको ऐड कर लीजिएगा, जो कि हमने अभी एक्ट में देखा, ये पॉइंट वहां पर मेंशन है। तो 4 केस हैं जहां से ये रेफरेंस हटाया जा सकता है। पहला, या तो आपका पेटेंट सीज टू इफेक्ट हो जाए या रिवोक हो जाए। तीसरा ये कि उस पेटेंट में से क्लेम को अमेंड किया गया हो बाद में या हटा दिया जाए, और हाई कोर्ट ये मान ले कि भैया ये कोई भी इंफ्रिंजमेंट नहीं है, इस रेफरेंस को हटाया जाए। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा सेक्शन 18, सेक्शन 19 जो कि बताता है एंटीसिपेशन, पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ एंटीसिपेशन एंड पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ पोटेंशियल इंफ्रिंजमेंट।